नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को एआई की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, आज आपको एक गांव की कहानी सुनाते हैं। नाम है पालमपुर। एक ऐसा गांव जहां एक तरफ कोई अपना दूसरा ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी को अगली फसल के बीज के लिए भी पैसे जुटाने मुश्किल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन आर्थिक ताकतों की जो हमारी और आपकी जिंदगी को शेप देती हैं। तो यही है सबसे बड़ा सवाल। एक ही गांव, एक ही मिट्टी, एक ही आसमान, फिर भी दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ऐसा आखिर होता कैसे है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझने के लिए मिलिए इन दो किरदारों से। ये हैं तेजपाल सिंह, एक बड़े किसान जो दूसरा ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, और ये हैं सविता, एक छोटी किसान जिन्हें बीज खरीदने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए के कर्ज की जरूरत है। इन्हीं दोनों की आंखों से हम पालमपुर की असलियत को देखेंगे। तो सबसे पहले पालमपुर को थोड़ा और जान लेते हैं। ये कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, स्कूल भी हैं। करीब 450 परिवार रहते हैं और इनमें से 75% लोग सीधे सीधे खेती पर ही निर्भर हैं। एक तरह से ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा मॉडल है। अब पालमपुर में ये जो अमीर गरीब का फर्क है, इससे समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के 4 बहुत ही बुनियादी नियम समझने होंगे। ये वो नियम हैं जो सिर्फ पालमपुर में ही नहीं बल्कि हर जगह, हर बिजनेस पर लागू होते हैं। इन नियमों को कहते हैं उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर मतलब बहुत सीधा है। ये वो 4 जरूरी चीजें हैं जिनके बिना दुनिया में कोई भी सामान बनाना या कोई भी सर्विस देना नामुमकिन है। तो कौन सी हैं ये 4 चीजें? पहली है भूमि, मतलब जमीन और उस पर मौजूद कुदरती संसाधन जैसे पानी, जंगल वगैरह। दूसरी है श्रम, यानी मेहनत करने वाले लोग। तीसरी भौतिक पूंजी, मतलब ट्रैक्टर, मशीनें, औजार और नकद पैसा। और चौथी मानव पूंजी, यानी इन तीनों चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल करने का ज्ञान और हुनर। अब इसमें जो भौतिक पूंजी है ना, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक है स्थायी पूंजी, जैसे ट्रैक्टर या कोई बिल्डिंग जो एक बार खरीदने पर सालों साल चलती है। और दूसरी है कार्यशील पूंजी, जैसे बीज या मजदूरी देने के लिए कैश, जो उत्पादन के दौरान ही खर्च हो जाती है। तो अब जब हम ये 4 नियम समझ गए हैं, चलिए वापस पालमपुर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यही 4 कारक सविता जैसे छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। ये पालमपुर की पूरी कहानी बयां कर देता है। कुल 450 परिवारों में से 150 के पास तो अपनी जमीन है ही नहीं, और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब गांव की ज्यादातर जमीन सिर्फ मुट्ठी भर 60 परिवारों के कब्जे में है। सोचिए, उत्पादन का पहला और सबसे जरूरी कारक यानी जमीन कितनी गैर बराबरी से बटा हुआ है। तो एक तरफ जमीन की भारी कमी है और दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। श्रम यानी लेबर यहां बहुतायत में है। और अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो और डिमांड कम, तो उसकी कीमत गिर जाती है। डाला की कहानी बिल्कुल यही बताती है। वो एक भूमिहीन मजदूर है। सरकार ने तय किया है कि मजदूरी कम से कम 300 रुपए रोज मिलनी चाहिए, लेकिन काम पाने वाले ज्यादा हैं और काम कम, इसलिए डाला जैसे मजदूरों को सिर्फ 160 रुपए में भी काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, सरकारी रेट से लगभग आधा। और अब आती है तीसरी चुनौती, पूंजी यानी कैपिटल की कमी। याद है सविता, जिसे बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए थे? उसकी दुविधा यहीं से शुरू होती है। सविता तेजपाल सिंह से कर्ज लेने जाती है, और जरा कर्ज की शर्तें देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाली हैं। 3,000 रुपए पर 24% का ब्याज, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए, मतलब सालाना 72%। और शर्त यह भी है कि कटाई के वक्त सविता को तेजपाल के खेत में सिर्फ 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करना होगा। ये एक ऐसा जाल है जहां पूंजी की कमी इंसान को और भी गहरे शोषण में धकेल देती है।
चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां सविता जैसे लोग अभाव के चक्र में फंसे हैं, वहीं तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसानों के लिए एक दूसरा चक्र काम कर रहा है, धन का चक्र। तेजपाल सिंह अपनी बड़ी जमीन से इतना गेहूं उगाता है कि घर की जरूरतें पूरी करने के बाद भी उसके पास 350 क्विंटल गेहूं अतिरिक्त बच जाता है। इसे कहते हैं अधिशेष या सरप्लस। यही सरप्लस उसकी सारी ताकत का सोर्स है। तो इस अधिशेष से मिले पैसों का तेजपाल क्या करता है? देखिए, कुछ पैसे बैंक में रखता है, कुछ सविता जैसे जरूरतमंद किसानों को भारी ब्याज पर उधार देता है, कुछ पैसे अगली फसल के लिए बीज खाद पर खर्च करता है, और जो बचता है उससे एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाता है। यही है वो चक्र जहां पैसा पैसे को खींचता है और अमीर होता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या खेती के इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या पालमपुर में खेती के अलावा भी कोई और दुनिया है जहां लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं? जी हां, एक रास्ता है। पालमपुर के करीब 1/4 आबादी यानी 25% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह खेती पर निर्भर नहीं है। वो डेयरी, छोटी मोटी दुकान या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे दूसरे कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किशोर की कहानी उम्मीद की एक बहुत अच्छी मिसाल है। वो भी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन उसने हिम्मत की, बैंक से कम ब्याज पर लोन लिया और एक भैंस खरीद ली। आज वो सिर्फ दूध ही नहीं बेचता, बल्कि अपनी भैंसा गाड़ी से सामान ढोने का काम भी करता है, जिससे उसे अतिरिक्त आमदनी होती है। तो पालमपुर में मिश्री लाल जैसे लोग भी हैं जो अपनी बचत से गन्ने की मशीन लगाकर गुड़ बनाते हैं, और किशोर जैसे लोग भी हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना काम शुरू किया। मतलब रास्ता कोई भी हो, कहानी फिर से वहीं आकर रुकती है। आगे बढ़ने के लिए पूंजी तक पहुंच होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। पालमपुर की ये कहानी, जहां कुछ लोगों के पास मौके ही मौके हैं और ज्यादातर लोगों के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां। क्या ये सिर्फ एक गांव की कहानी है, या फिर ये हमारे पूरे देश, हमारे समाज का ही एक आईना है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने आसपास खोजना होगा। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।